Hello students, my name is Mona Sharma and I am going to take your statistics of 11th commerce. Specifically I would say 11th A, I will be taking your statistics. In your statistics, there are, you can say your first chapter of your statistics is collection of data. It is a theoretical chapter. So we would skip this chapter. We will try to do this chapter as and when you come to the school because थियोरटिकल है. अगर स्कूल ज़्यादा दिन बंद रहेगी ड्यू टू दिस कोरोना एपिडेमिक देन विल थिंक अबाउट इट. सेकेंड चैप्टर इज़ अगेन प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा जिसमें हमें ब्लैक बोर्ड की बहुत ज़रूरत पड़ेगी. सो हमने वो चैप्टर भी स्किप किया है. दैट इज़ सो द थर्ड चैप्टर दैट इज़ मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी. दैट चैप्टर वी आर गोइंग टू स्टार्ट. डोंट वरी, जहाँ पर भी मुझे ज़रूरत पड़ेगी आई विल एक्सप्लेन यू. जो भी लास्ट चैप्टर के जो भी पॉइंट्स होंगे वो आपको मैं एक्सप्लेन कर जाऊँगी. ठीक है. सो लेट अस स्टार्ट विद योर चैप्टर ऑफ मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी. ओके स्टूडेंट्स, सो लेट अस स्टार्ट विद योर चैप्टर नंबर 3. चैप्टर नंबर 3 ऑफ योर टेक्स्ट बुक दैट इज मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी. फाइन. नाउ अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो देयर आर टू वर्ड्स विच आर इम्पॉर्टेंट. फर्स्ट इज मेजर्स. मेजर का मतलब हुआ मेथड. मेजर का मतलब क्या होता है? मेथड. और सेंट्रल का मतलब होता है मिडल मोस्ट. ऐसा नो. सो हम लोग व्हाट वी आर गोइंग टू फाइंड ओवर हियर, we are going to, there are certain methods with which we can find out the middlemost value of your data or information which is given to you. आप लोगों ने 10th 9th और 10th में statistics पढ़ा है तो you know the basics of statistics. Yes or no? What is data and you can say what is you can say how to make telemarketing and all that if I am not wrong. Okay, let us move further. सो सेंट्रल टेंडेंसी जो मैंने आपको बताया, सेंट्रल टेंडेंसी का मतलब है एन वैल्यू ऑफ अ वेरिएबल विच इज़ कॉन्सेंट्रेटेड इन अ सेंटर. जैसे हमारा सेंटर है. फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूँ, देयर आर 4 स्टूडेंट्स. ठीक है. नॉट 4, ईजी करने के लिए हम लोग 5 बनाते हैं. ठीक है. देयर आर 5 स्टूडेंट्स स्टैंडिंग इन अ लाइन. ये वाला थोड़ा छोटा है. ओके. सो ये 5 बच्चे खड़े हैं. और अगर मैं बोलूँ कि व्हाट इज़ द सेंट्रल टेंडेंसी ऑफ दिस 5 स्टूडेंट्स, तो आप इजीली बोल सकते हो कि मैम ये 2 इस तरफ कर देते हैं, 2 इस तरफ कर देते हैं, तो जो मिडल मोस्ट में है दैट वुड बी योर सेंट्रल टेंडेंसी. अगर ये मैं जो बता रही हूँ ना, ये जो मेथड मैंने अभी आप यहाँ पर यूज़ की, ठीक है, कि भाई मैं इसका सेंटर बताओ या फिर मिडल मोस्ट कौन है यहाँ पर बताओ, तो ये मैंने यहाँ पर कौन सी मेथड यूज़ की है? मीडियन, है ना. आई हैव यूज द मीडियन. ओके. सो दिस इज ऑल यू कैन से दिस इज समथिंग यू वुड से ये जो सेंट्रल मोस्ट है दैट इज यू नोन एज योर सेंट्रल वैल्यू और टेंडेंसी. नाउ देयर आर डिफरेंट मेथड्स टू मेजर दिस सेंट्रल टेंडेंसीज. कौन कौन सी मेथड है? सॉरी, देयर आर डिफरेंट मेथड्स ओपो. देयर आर डिफरेंट मेथड्स. I'm sorry, like I am new to this board, so methods, there are different methods है. कौन कौन सी है वो मेथड? सबसे पहले तो आपकी जो है अरिथमेटिक मीन और मीन. अरिथमेटिक मीन और मीन फर्स्ट मेथड ये है. सेकेंड मेथड आपकी होगी ज्योमेट्रिक मीन. सेकेंड मेथड कौन सी होगी? ज्योमेट्रिक मीन. थर्ड मेथड होगी आपकी मीडियन, जो भी आपको मैंने बताया ना अभी वो आई गिव एग्जांपल ऑफ 5 स्टूडेंट्स, दैट इज़ योर थर्ड मेथड मीडियन. मीडियन के अंदर ही यू हैव क्वार्टाइल डेविएशन, डेसाइल, परसेंटाइल. मैं एक मिनट कर देती हूँ. मीडियन में हम लोग मूव करते हैं. मीडियन में यू हैव, मीडियन के साथ में आपका है क्वार्टाइल, डेसाइल, परसेंटाइल, है ना. एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट वुड बी योर मोड. तो अगर बेसिकली हम देखें तो देयर आर 3 बेसिक मेथड्स. फर्स्ट इज मीन,
सेकेंड इज मीडियन एंड थर्ड इज मोड. मीन के अंदर वी हैव ज्योमेट्रिक मीन, मीडियन के अंदर you can say quartile deviation, decile and percentile, and for mode you don't have any, you can say there are other classifications as well, but that we will study in the next chapter. Okay, so these are your, you can say, methods of calculating your central tendency. Let us move further. सबसे पहले the easiest one, let us start with the easiest and most you can say accurate one, that is your arithmetic mean. I hope I have written spelling right. नहीं, यहाँ पे गड़बड़ है. arithmetic, ARITHMATIC. एक्चुअली स्क्रीन बहुत छोटी है, दिखाई भी नहीं दे रहा है, पर ठीक है, क्या करें. एक्चुअली आई विश यू ऑल इन द स्कूल. सो अरिथमेटिकल मीन का मतलब क्या होता है, आपके पास में देयर इज़ डेटा, ठीक है, जो आपका डेटा है, व्हेन यू डिवाइड योर डेटा विद टोटल नंबर ऑफ, यू कैन से, ऑब्जर्वेशन. जब हमारे डेटा को हम टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से डिवाइड करते हैं, आई वुड से डिवाइड, व्हेन देन वी गेट द मीन. मीन इज, यू कैन से, इसका सिंबल क्या है, एक्स के ऊपर एक बार ड्रॉ करता है, दैट इज योर you can say symbol for mean. So mean is dividing the total summation, जो आपका डेटा का जो summation है उसको जब हम number of observation से divide करते हैं, then we get the arithmetical mean. Okay, so arithmetical mean के लिए आपका sigma formula क्या रहेगा, mean is equal to sigma x upon n. अच्छा, before we move further, एक important चीज़ मैंने मिस कर दी, तो पहले वो आपको एक बार क्लियर कर देती हूँ. जो डेटा होता है ना, डेटा दैट इज़ डिवाइडेड इन टू पार्ट्स, ठीक है. फर्स्ट इज क्वालिटेटिव डेटा, सेकेंड इज क्वांटिटेटिव डेटा. क्वालिटेटिव में आपका आ जाता है गुड, बैड, अच्छा, बुरा एंड ऑल दैट. क्वांटिटेटिव, देखो फिर से स्पेलिंग करा तो गए, क्वांटिटेटिव, TIVE, ठीक है. क्वालिटेटिव डेटा, quantitative data. Now in you can say, if we move further in qualitative data, तो उसमें good, bad, very good, इस तरह के इसमें नंबर्स का यूज़ नहीं होता है, दैट इज़ क्वालिटेटिव डेटा. तो इसको हम लोग साइड में रख देते हैं. अगर हम क्वांटिटेटिव डेटा को देखें, तो इन क्वांटिटेटिव डेटा जो होता है उसमें, क्वांटिटेटिव में लिख देती हूँ पहले, उसके अंदर आपके दो क्लासिफिकेशन होते हैं, एक होता है ग्रुप्ड, दूसरा होता है अनग्रुप्ड. अच्छा, ग्रुप्ड और अनग्रुप्ड का मतलब क्या हुआ, लाइक फॉर एग्जांपल, अगेन लेट मी रब द बोर्ड. अनग्रुप्ड से शुरू करते हैं. अनग्रुप्ड क्या है कि मैं ऐसा बोल रही हूँ कि मेरे पास एक 10 की नोट है, एक 5 की नोट है, और किसकी नोट है, 5 की तो आजकल नोट ही नहीं होती, चलो छोड़ो, 5 की नोट नहीं करते, चलो 10 की नोट है, और एक 20 की नोट है, दूसरी मेरे पास एक 100 की नोट है, और एक यू कैन से किसकी 500 की नोट है, ठीक है. ये 4 नोट है. तो अगर मैं इसका मीन निकालना चाहूँ तो, अच्छा, 10 की मेरे पास कितनी नोट है, एक नोट है. 20 की कितनी नोट है, एक नोट है. 100 की कितनी नोट है, 1. 500 की अगेन आई हैव 1. सो अनग्रुप डेटा में यू हैव एवरी, यू कैन से, वैल्यू, जो भी आपकी वैल्यू है, ये जो 10, 20, 500, यू कैन से 100, उसके जो यू कैन से फ्रीक्वेंसी है, इट इज़ 1. यस और नो. सो देयर इज़ नो फ्रीक्वेंसी नीडेड, क्योंकि एनी नंबर मल्टीप्लाइड बाय 1 इज़ एक्चुअली the same number. 10 into 1 will be 10, 20 into 1 will be 20, 100 into 10 1 it will be, you can say, 100, then we have 500, likewise. So that is known as your ungrouped data. Clear? सबको समझ में आ रहा है? अगर आपको कहीं पे भी कोई डिफ़िकल्टी हो, आप उस डिफ़िकल्टी को इस वीडियो में वहीं पे नोट कर लो. फाइन. तो जब भी हमारे यू कैन से जूम लेक्चर होगा, या फिर आप मुझे पर्सनली भी, यू कैन सेंड मी द डिफ़िकल्टी कि मैम मुझे ये नहीं समझ में आ रहा, तो आई विल एक्सप्लेन इट टू यू. फाइन. लेट अस मूव फर्दर. ये हो गया आपका अनग्रुप्ड, यू कैन से, डेटा जिसकी कोई फ्रीक्वेंसी नहीं होती है.
अगर आपको और भी कुछ एग्जांपल्स मेरे लिए आप अनग्रुप डेटा के ढूंढ के रखना, मैं जब आऊँ यू कैन से लाइव क्लास व्हेन आई विल टेक, तो आई विल आस्क यू. ओके, लेट अस मूव फर्दर. नाउ नेक्स्ट इज योर ग्रुप्ड डेटा. अनग्रुप डेटा की हमने बात कर ली. द नेक्स्ट वुड बी योर ग्रुप्ड डेटा. अब ग्रुप्ड डेटा में आपके पास में दो होते हैं, एक होता है डिस्क्रीट और दूसरा होता है कंटिन्यूअस. पहले ग्रुप डिस्क्रीट कंटिन्यूअस से पहले मैं आपको ग्रुप का एक एग्जांपल समझा देती हूँ. ग्रुप्ड डेटा का एग्जांपल मैं ऐसे बता रही, जो मैंने अभी आपको नोट का बताया था कि भाई मेरे पास एक 10 की नोट है, एक 20 की नोट है, एक 100 की नोट है और एक 500 की नोट है. लेकिन अब मेरे पास ऐसा नहीं है, मेरे पास 10 की 3 नोट है. सॉरी, मेरे पास 10 की कितनी नोट है? 3 नोट है. 20 की भी कितनी नोट है? 3 नोट है. 100 की 2 नोट है और 500 की 1 नोट है. ठीक है, तो अब मैं 3 बार 10 नहीं लिखूंगी. आई वोंट राइट 23 टाइम्स. ये 20 है, ये 0 नहीं है. एंड आई वोंट राइट 100 2 टाइम्स और 500 तो 1 टाइम है. व्हाट आई विल डू इज आई विल मेक अ टेबल. कैसे बनाऊंगी मैं टेबल? लेट अस सी. 10 की आई हैव कितनी थी? 3. 20 आई हैड 3. 100 आई हैड 2. सॉरी, मेरे पास 100 की 2 नोट है और 500 की मेरे पास 1 नोट है. ठीक है, सो यहाँ पर क्या होगा? यू हैव, दिस इज योर फ्रीक्वेंसी. जो आपकी जो ये फ्रीक्वेंसी है, इट इज हैविंग अ, यू कैन से सॉरी स्टूडेंट्स, बीच में मेरा कॉल आ गया था, मैं फ्लाइट मोड पे रखना भूल गई थी. ओके, सो वेयर आई वॉज कि भाई सपोज जो भी आपने को मैंने एग्जांपल दिया था कि 10 की जो मेरे पास में कितनी नोट थी? 3 नोट थी. एंड यू कैन से 20 की मेरे पास में 3 नोट थी. 100 की मेरे पास में 2 नोट है. मैं भूल गई हूँ, पर फिर भी चलो हम लोग अप्रॉक्सीमेटली 500 की आई हैड ओनली 1, यू कैन से एक करेंसी नोट थी. सो योर 10 20 100 ये सब क्या है? आपकी वैल्यूज़. इट इज़ नोन एज एक्स एंड एफ विल बी योर फ्रीक्वेंसी. मतलब 10 इंटू 3 इट इज़ एक्चुअली मेरे पास कितने रुपीज़ है? 10 रुपीज़ नहीं है. 10 इंटू 3 आई हैड 30 रुपीज़ और 20 इंटू 3 दैट वुड बी योर व्हाट वी से 60 रुपीज़. Here it will be 200 and 500. So actually your frequency, you can say value is this, not this. So कहने का मतलब ये है, when you have you can say more than one unit, एक से ज़्यादा जब यूनिट होती है, then we make use of your discrete frequency distribution. अरे और एक और एग्जांपल देती हूँ, जैसे फॉर एग्जांपल रोल नंबर 1 इन द स्कूल. कितने रोल नंबर 1 है? एक क्लास में एक रोल नंबर 1 है. वैसे अगर 6 क्लास है तो 6 क्लास के 6 रोल नंबर 1 होंगे. तो रोल नंबर 1 की कितने स्टूडेंट्स हैं जिनका रोल नंबर 1 है? 6 स्टूडेंट्स. गॉट माई पॉइंट? सो दिस इज हाउ, दिस इज योर यू कैन से एग्जाम्पल फॉर योर डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन. अब हम लोग अनग्रुप डेटा, सॉरी ग्रुप डेटा में हमने डिस्क्रीट सीख लिया. अब हम सीखते हैं अनग्रुप डेटा में. we have you can say continuous you can say frequency distribution का हम क्यों यूज़ करते हैं? फॉर एग्जांपल अभी ये जो कोरोना का प्रॉब्लम है ना, तो जैसे कोई नर्स है तो शी इज़ टेकिंग टेम्परेचर. अब जब उसने 1 घंटे पहले टेम्परेचर लिया तो इट वाज 98.3, फिर था 97.4, फिर हो गया 84.6, फिर ऐसे करके उसने 100 बार टेम्परेचर लिए. ऐसे जो 94.6 है ना, ऐसे 100 टाइम्स शी टुक द टेम्परेचर. अब ये 100 का पूरा अगर ये टेबल बनाएगी, जैसे 4 यू कैन से करेंसी थी तो इट वोंट बी एन इश्यू. तो फिर क्या हो जाएगा? इट विल बी वेरी डिफ़िकल्ट. एक तो एनालिसिस करने में भी कोई डिफ़िकल्ट हो जाएगा, प्लस मुझे ये देखना है कि उसका 90 से कम कब था, 90 से ज़्यादा कितना था. सो इन दैट केस व्हाट आई वुड डू इज़ आई वुड पुट कि 33 से लेके 60 तक उसका टेम्परेचर कितनी बार था. ठीक है,
हाउ मेनी टाइम्स ही हैड टेम्परेचर फ्रॉम 33 to 60, ठीक है. हाउ मेनी टाइम्स ही हैड फ्रॉम 60 to 70, 70 to 80. तो ये जो पॉइंट की जो वैल्यू है ना, जैसे 60 है फिर 61.5, वो सब यहाँ पर कैलकुलेट हो जाएगी. उसके लिए हम लोग क्या यूज़ करेंगे, टेलीमार्किंग इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग 9th-10th में आपने सीखा है. और फिर भी अगर व्हेनेवर आई विल गेट चांस, अगर आप लोग आपका चैप्टर 2 करेंगे तो आई विल एक्सप्लेन यू व्हाट इज़ टेलीमार्किंग. तो हम लोग टेलीमार्किंग भी तब देख लेंगे. सो दिस इज़ जब हम लोग एक क्लास इंटरवल लेते हैं, बिकॉज द नंबर ऑफ यू कैन से ऑब्जर्वेशन आर वेरी हाई. जब ऑब्जर्वेशन के नंबर ज़्यादा होते हैं या फिर यू गेट द वैल्यू नॉट इन फ्रैक्शन में, जब उसकी वैल्यू रहती है, एट दैट टाइम यू मेक यूज़ ऑफ यू कैन से व्हाट वी से इन डिस्क्रीट ग्रुप डेटा में वी मेक यूज़ ऑफ द कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन. अब आप बोलोगे मैम आप इतनी रामायण क्यों कर रहे हो, तो मैं आपको बता देती हूँ कि जो मैंने आपको बताया, लेट अस रिवाइज कि जो ग्रुप्ड डेटा है, ग्रुप्ड डेटा में क्या है, लेट अस रिवाइज. ग्रुप डेटा में आपका पहले है यू कैन से डिस्क्रीट एंड सेकेंड वॉज कंटिन्यूस. एंड अनग्रुप्ड है, दूसरा है अनग्रुप. हमने क्यों ये क्लासिफिकेशन इतने पहले स्टडी किया बिफोर स्टार्टिंग योर मीन, बिकॉज फॉर एवरी टाइप डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन और अनग्रुप के लिए द फॉर्मूलाज विल चेंज. सबके फॉर्मूलाज क्या होंगे, उसमें थोड़ा थोड़ा माइन्यूट सा डिफरेंस रहेगा. यस और नो. सो लेट अस स्टार्ट विद योर सब. I hope all of you are clear with grouped, ungrouped and discrete continuous group data, ungrouped data, or group data में we have discrete and continuous. Clear? Let us move further with your, this was a theoretical part. Let us move further. Theoretical तो हो गया. Let us solve the exercise now. मुझे जितना लग रहा था कि आपको ज़रूरत है टू अंडरस्टैंड योर एक्सरसाइज 2.1, उतना मैंने आपको करवा दिया. सॉरी, नॉट एक्सरसाइज 2.1 बट एक्सरसाइज 3.1. और धीरे धीरे जितनी भी थियोरेटिकल पार्ट है वो मैं आपको एक्सप्लेन करती रहूँगी, या फिर आई विल सेंड यू द यू कैन से PDF. ओके, सो लेट अस स्टार्ट विद योर एक्सरसाइज 3.1 ऑफ द टेक्स्ट बुक. टेक्स्ट बुक की एक्सरसाइज 3.1 पे हम लोग जाएंगे और उसमें हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1. लेट मी रीड द क्वेश्चन फॉर यू. वीकली ग्रोथ ऑफ यू कैन से द वीकली ग्रोथ इन सेंटीमीटर ऑफ सैपलिंग ग्रोन इन द नर्सरी आर 1.0. वैल्यू क्या है, 1.0, 3.2, 1.4, 1.9. जैसे जैसे मैं लिख रही हूँ वैसे वैसे आप लोग भी नोटबुक में लिखते रहिए, तो इट विल बी इजी फॉर यू. 1.9, 2.4, 1.6, 1.4, 2.1, 1.3, 1.5. एंड कीप योर टेक्स्ट बुक विद यू. अपनी टेक्स्ट बुक अपने पास रखिए. ओके, सो ये क्वेश्चन है कि भाई वीकली ग्रोथ है सैपलिंग की, वो क्या है, 1.0, 3.2, 1.4, 1.9. जो आपको मैंने अभी एग्जांपल दिया था 2.4, 1.6, 1.4, 2.1, 2.1, 1.3 एंड 1.5. ओके, दिस इज योर यू कैन से क्वेश्चन. नाउ व्हाट यू हैव टू फाइंड द मीन ऑफ द ग्रोथ. सो आई होप ऑल ऑफ यू हैव द टेक्स्ट बुक बाय नाउ. सबको हमने वो टेक्स्ट बुक डिस्ट्रीब्यूट की है, तो आई विल जस्ट रब ऑफ दिस क्वेश्चन. अच्छा, अब 11th स्टैंडर्ड में आने का एक सबसे बड़ा बेनिफिट आपके लिए ये है कि यू कैन यूज़ द यू कैन से कैलकुलेटर. आप कैलकुलेटर यूज़ कर सकते हो, लेकिन यू कैन नॉट यूज़ यू कैन से नॉन ये साइंटिफिक कैलकुलेटर्स आर नॉट अलाउड फॉर यू. यू आर सपोज टू यूज़ द यू कैन से नॉर्मल कैलकुलेटर. जो नॉर्मल कैलकुलेटर है उसमें भी आई वुड सजेस्ट सिटीजन का चेक एंड करेक्ट का जो भी आता है, use check and correct calculator, because that calculator will be useful for you when you are doing your accountancy questions. stats में भी यूज़फुल है, बट वही उसको आप यूज़ करिए, वो बहुत ही आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा. आप अगर परचेज कर रहे हो तो चेक एंड करेक्ट, सिटीजन का या कोई भी कंपनी का, डोंट माइंड, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है. बट पर्सनली मुझे ओके फाइन.
So अगेन देयर वाज सम प्रॉब्लम विद द स्क्रीन, तो हम लोग का क्वेश्चन इरेज हो गया है। तो आई वोंट राइट द क्वेश्चन अगेन, मैं आपको आंसर ही करते हैं हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन का। तो क्वेश्चन क्या था कि 1.0, 3.2, 1.4, 1.9, 2.4, 1.6 दैट वाज द ग्रोथ ऑफ योर सैपलिंग्स। आपको मीन फाइंड करना है। सो व्हाट कुड बी योर फॉर्मूला फॉर मीन? फॉर्मूला फॉर मीन इज सिग्मा x अपॉन n। दिस इज योर फॉर्मूला। किसके लिए ये फॉर्मूला? फॉर अनग्रुप्ड डेटा। किसके लिए ये फॉर्मूला? फॉर अनग्रुप्ड डेटा। ये अनग्रुप्ड डेटा का फॉर्मूला है। सो यूज दिस फॉर्मूला एंड यू कैन से you can find out the mean for the ungrouped data. So let us use this formula. Mean is equal to sigma x upon n. यहाँ पर सिग्मा का मतलब होता है टोटल। टोटल किस सिग्मा का मतलब क्या होता है? टोटल। n मतलब हाउ मेनी फ्रीक्वेंसी वी हैव। तो हमारे पास टोटल है 1.0 प्लस 3.2 प्लस 1.4 प्लस 2.4 प्लस 1.6 प्लस 1.4 प्लस 2.1 प्लस 1.3 प्लस 1.5। ये कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। एक मिसिंग है क्या? 1.3 3.2 1.4, अच्छा एक मिसिंग है, देखो यहाँ पर एक 1.9 भी है। ओके 1.9 2.4 1.6 1.4 2.1 1.3 1.5 एंड 1.9। अब ये कितने हो गए टोटल? 10। ठीक है, कितने हुए ये? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सो n क्या है? टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। n का मतलब क्या होता है? टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ठीक है, और ये क्या है? टोटल सम ऑफ ऑब्जर्वेशन। सिग्मा एक्स क्या है? सम ऑफ ऑब्जर्वेशन। n इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, यूज योर कैलकुलेटर, इसका सम करके दीजिए मुझे। आई विल वेट फॉर 2 मिनट्स। ओके, सो हियर योर सम ऑफ ऑब्जर्वेशन इज 17.8। कितना था? 17.8 डिवाइड बाय 10। अगर हम लोग 17.8 को डिवाइड बाय 10 करेंगे तो इट इज़ 1.78 सेंटीमीटर। तो इसका मतलब क्या है? आंसर में हम क्या लिखेंगे? यू कैन से, यू विल राइट इट इन योर नोटबुक दैट द एवरेज ग्रोथ ऑफ sapling in the nursery is 1.78 centimeter. Okay, so this is your exercise 3.1 question number 1. अब इसके जैसे आपके पास में जितने भी इलस्ट्रेशन है इससे पहले वाले, वो और कुछ इमेजिनरी क्वेश्चंस यू हैव टू डू इन योर होमवर्क। ठीक है, आज के लिए इट इज़ योर फर्स्ट डे, तो वी विल स्टॉप हियर। ओके, विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट क्लास। Okay, stay safe, stay home.